लिटिगेशन कोर्टक्राफ्ट डोज टू द लिटिगेशन वर्ल्ड। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई फार्मर्स बिल के ऊपर। फार्मर्स बिल में हमने यार काफ़ी कुछ देखा कि यार काफ़ी ज़्यादा मेस क्रिएट हो रखा था। पार्लियामेंट में भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रही थी, फार्मर्स भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे इस बिल के बारे में। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो बनाएंगे। तो अब इस एनालिसिस में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इस एनालिसिस में हम लोग पढ़ेंगे कि भाई इस बिल की हिस्ट्री क्या थी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि भैया एट द आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन जो हमारे पास APMCs आए थे और MSP जो आया था उसके बारे में। उसके बाद हम लोग कुछ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट्स पढ़ेंगे। उसके बाद जो वो 3 नए ऑर्डिनेंसेस इस बिल के अंदर इंट्रोड्यूस करे गए हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद मैं अपना एक कंक्लूसिव स्टेप बताऊंगा कि यार मुझे ये बिल क्या लगता है। अगर आपको भी कुछ बिल के बारे में कंक्लूसिव डिसीजन बताना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यार मेंशन करके बता सकते हो। भाई इसको अब हम फार्मर्स बिल तो नहीं कहेंगे क्योंकि प्रेसिडेंट साहब ने भी इस पर अपनी एसेंट दे दी है। तो अब हम लोग इसको एक्ट ही बोल देते हैं क्योंकि अब ये एक्ट पास हो चुकी है। तो फार्मर्स एक्ट 2020। तो आई गेस वी शुड स्टार्ट दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की। भाई एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस क्या होता था ना यार कि जो फार्मर्स हैं उनका कंट्रोल रहता था। दे वर कंट्रोल्ड बाय मनी लेंडर्स एंड द ट्रेडर्स। अगर जो वो कहते थे वही होगा। फार्मर्स को अगर वो बोलेंगे कि हम तुम्हारी क्रॉप इतने पे खरीदेंगे तो चाहे फार्मर नुकसान में जा रहा है बट उन्हें वो क्रॉप उतने पे ही खरीदनी पड़ती थी। ठीक है। तो इस चक्कर में क्या हुआ भाई, फार्मर्स को बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। बट आफ्टर 1960 ग्रीन रेवोल्यूशन हिट करा गया हमारी कंट्री में, जो कि काफ़ी अच्छा एक मेजर हिट रेवोल्यूशन माना गया था इन द स्टेट्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और कुछ सदर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज़ में। इस जो ये हमारा आया था ना ग्रीन रेवोल्यूशन, इसके अंदर हमारे पास 2-3 नई टर्मिनोलॉजीज आई थी। एक तो था हमारा APMC और दूसरा था हमारा MSP। जो APMC क्या होता है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। ये इसकी फुल फॉर्म भी है, यहाँ पर आप देख सकते होगे। सॉरी मैंने गलती से कट कर दिया है। तो APMC की फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी कुछ नहीं होती है, एक कमेटी होती है दैट विल इज गवर्नड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जहाँ पर इंश्योर करा जाता है कि फार्मर्स आर सेफगार्ड फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन एंड दे विल गेट अ गुड प्राइस फॉर द क्रॉप्स दैट दे हैव कल्टिवेटेड। बेसिकली हम इसको मंडी सिस्टम बोलते हैं। हम लोग कहते नहीं है कि यार मंडी में जा रहे हैं। आई गेस जो मेट्रो सिटीज़ है उसमें तो कम ही लोग सुनते होंगे क्योंकि वहाँ वीकली मार्केट्स लगती हैं। बट मंडी सिस्टम यही होता है जहाँ पर फार्मर्स जाके देते रहें। मंडी सिस्टम का क्या फ़ायदा होता है, यहाँ पर भी ट्रेडर्स होते हैं बट जो ट्रेडर्स होते हैं ना ये लाइसेंस्ड होते हैं। मतलब जो ये ट्रेडर्स होंगे इनको स्टेट गवर्नमेंट से एक लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा और आफ्टर दैट लाइसेंस, आफ्टर दैट अप्रूवल, तभी वो जाके उस मंडी में ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हैं विद द फार्मर्स। तो गाइज़ यार हम लोग एग्रीकल्चर पे इतना ज़्यादा फोकस या इम्फेसिस क्यों देते हैं यार, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है ना वो हमारे देश की 58% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। सपोज़ इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंडिया में 100 लोग हैं तो उसमें से 58 लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करते हैं। और एग्रीकल्चर जो है ना वो 15% हमारे देश की GDP का हिस्सा है। हमने 2020 में ये देखा था कि यार जैसे IT सेक्टर एक्टर निकल गया गलती से, सॉरी, IT सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये सब सेक्टर जो थे इन्होंने एक नेगेटिव डिप शो करा था। बट एग्रीकल्चर वॉज द ओनली सेक्टर जिसने 4% का एक पॉजिटिव ग्रोथ शो करा था इन दिस पैंडमिक सिचुएशन एज वेल। तो अब क्या हुआ था ना, तो इसलिए सरकार को ये लगा कि यार जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है ये बहुत ज़रूरी है। नाउ इट्स हाई टाइम दैट वी शुड सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द फार्मर्स। इसलिए उन्होंने एक ये नया ऑर्डिनेंस या एक नया बिल भी नहीं कहेंगे, सॉरी, फिर से एक्ट पास करा। इस एक्ट में 3 नए ऑर्डिनेंसेस आए थे। पहला क्या था, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, दैट इज़ द प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन। सेकेंड आया था हमारे पास क्या, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल। और तीसरा आया था हमारे पास एसेंशियल कमोडिटीज़ बिल 2020। एसेंशियल कमोडिटीज़ तो पहले का एक्ट है बट इसमें अमेंडमेंट करी गई है और इसमें कुछ एक नई डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करी है इन सेक्शन 3(1) जो हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं।
तो आगे बढ़ते हैं गाइस। तो गाइस हम लोग आगे अब इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमएसपी की। एमएसपी क्या होता है यार? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या हुआ? मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब होता है कि यार जैसे कि अगर मान लो ये अभी कल्टीवेशन पीरियड स्टार्ट हुआ है, तो इस कल्टीवेशन पीरियड के पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो क्या करेगी, वो एक सर्वे करती है ऑल ओवर इंडिया, अलग अलग फार्मर्स के पास जाके, अलग अलग विलेजेस में जाके कुछ बात करेगी फार्मर्स से कि भाई इस बार आप कौन सी क्रॉप कल्टीवेट करने वाले हो, उस क्रॉप में आपको कितना खर्चा आया है, क्या आया है, आप कितने क्विंटल ऑफ क्रॉप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस कल्टीवेशन पीरियड में। और उन सब सर्वे के बाद जो है ना, वो हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस बनता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस राइट नाउ इज़ फॉर 22 क्रॉप्स। इन 22 क्रॉप्स में क्या क्या है? इन 22 क्रॉप्स में हमारा भाई सीरियल्स है, कमर्शियल क्रॉप्स है, ऑयल सीड्स है, पल्सेस है। तो ये 4 कैटेगरी में टोटल 22 क्रॉप्स हैं जिसके अंदर हम लोग एमएसपी अब तक हम लोगों ने लागू कर रखी है। एमएसपी कैसे बनता है? एमएसपी इज फाउंड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, दैट इज द सीएसीपी। सीएसीपी जो है हमारा, ये फॉर्म करता है क्या? एमएसपी। एमएसपी कैसे फॉर्म करेगा? ये एक सर्वे टीम बनाता है, अलग अलग गांव में भेजता है, वहाँ से ये कुछ रिकमेंडेशंस लाता है, जो कहाँ जाती है? वो रिकमेंडेशंस जाती है कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, दैट इज सीसीईए। और उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट टेक्स द फाइनल डिसीजन ऑन द लेवल ऑफ एमएसपीज एंड अदर रिकमेंडेशंस मेड बाय द सीएसीपी। इट ऑल्सो स्टेट्स, जो एमएसपी है वो क्या कहता है? एमएसपी ये भी कहता है दैट इफ द क्रॉप्स आर लेफ्ट अनसोल्ड देन द गवर्नमेंट विल कंज्यूम द सेम एट एमएसपी। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो मैं एक फार्मर हूँ, मैं मंडी में गया, मैंने कुछ क्रॉप्स बेची, बट मेरी कुछ क्रॉप्स अनसोल्ड रह गई, तो क्या होगा? तो सरकार क्या कहेगी कि हम लोग अपने रिजर्व में इसको स्टोर करेंगे और हम आपसे ये उसी प्राइस में खरीदेंगे जिस प्राइस में आप इसको मंडी में बेचते। दैट इज़ द एमएसपी। जो हमने एमएसपी आपको पहले ही बता दिया था ना एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस ईयर, कल्टिवेटिंग ईयर, तो हम उसी में ही आपको खरीद देंगे, आपका कुछ नुकसान नहीं होने देंगे। यार ये ना एक लिंक मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, अपनी डिस्क्रिप्शन में भी इस लिंक को डाल दूंगा। अगर आप लिंक इस वेबसाइट पर जाओगे ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ये आपको प्रोवाइड कर देगी कि हम लोगों ने 2010 से लेके टिल 2021 तक हम लोगों ने क्या एमएसपीज लोगों को दे रखी हैं डिफरेंट क्रॉप्स के लिए। एक कैटेगरी बना रखी है, वहाँ पर टेबल क्लासिफिकेशन है, उसमें आपको बता रखा है कि भाई कैसे कैसे पर क्विंटल ये एमएसपी जो है ये हमेशा पर क्विंटल निकलती है। तो एमएसपी का ये फ़ायदा है कि ये फार्मर्स का ना राइट सेफ गार्ड रख देता है। राइट सेफ गार्ड मतलब कैसे? कि यार मैं एक फार्मर हूँ, अगर मेरे को ये पता है कि यार एटलीस्ट मुझे इतना तो इस क्रॉप का मिलेगा ही मिलेगा, इससे कम तो मुझे नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा बेशक मिल सकता है मुझे मंडी के अंदर, बट इससे कम मुझे नहीं मिलेगा। और मंडी में भी ये फ़ायदा होता है यार, क्योंकि मंडी में ना गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बंदे बैठे हुए हैं मंडी के अंदर। अगर सपोज़ मैं आपको बताता हूँ, सपोज़ ये अगर एक मंडी है, इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने बंदे बिठा रखे हैं, तो वो बंदे फार्मर्स को अगर कुछ रेट भी कोट करते हैं, तो गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ के ऊपर एक विजिलेंस रखी हुई है कि भाई मंडी के अंदर आखिर चल क्या रहा है, मेरे हिसाब से चल रहा है, जो मैंने बताया था वो चल रहा है या नहीं चल रहा। तो इस मंडी सिस्टम से क्या होता है, फार्मर्स को हम लोग एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते, फार्मर्स एक्सप्लॉइट होने से बच जाते हैं। तो इसलिए एमएसपी का ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। तो आगे बढ़ते हैं गाइस इस वीडियो में। अब सबसे पहले हम लोग ये जो हमारा पहला ऑर्डिनेंस था, दैट इज़ द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन 2020, इसके बारे में बात करते हैं भाई। इसका एक मेन प्रोविज़न क्या था? मेन प्रोविज़न यही था कि दैट देयर विल बी बैरियर फ्री ट्रेड विद इंटर एंड इंट्रा स्टेट। मतलब अगर सपोज़ मैं एक फार्मर हूँ, और मैं अगर दिल्ली में रहता हूँ और मुझे ट्रेड करना है हरियाणा में, तो पहले ये पॉसिबल नहीं था। मैं दिल्ली में रहता था, मेरे को दिल्ली की ऑथराइज्ड कुछ मंडीज़ होती थी, मैं वहीं पर ही ट्रेड कर सकता था। बट अब क्या हुआ, मेरे को ऑप्शंस है कि मैं यहाँ भी जा सकता हूँ, मैं यहाँ भी जा सकता हूँ, या मैं कहीं और कोई और जगह है जहाँ पर मुझे अच्छा रेट मिल रहा है, मैं वहाँ भी जा सकता हूँ। मुझे कोई रोक टोक नहीं है, आई एम फ्री राइट नाउ। तो इसका मतलब क्या हुआ, आई एम फ्री फ्रॉम एनी रिस्ट्रिक्शंस, मेरे को कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी अब। ठीक है जी।
अब उसके बाद क्या होता है, इनमें इसने सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक चीज़ और कही है कि जो इनाम है इसको हम लोग ज़्यादा एम्फेसिस देंगे। इनाम क्या है, इनाम जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें सारी ट्रांजैक्शंस सेंट्रल गवर्नमेंट देख के सर्वे कर सकती है कि भाई इस बार कितना क्या प्रोडक्शन हो रहा है, कितना क्या हो रहा है, फार्मर्स ने कितनी क्रॉप्स को कल्टीवेट करा है, क्या क्या हुआ है। तो ये इनाम एक पैन इंडिया सर्विस होती है, इसके थ्रू फार्मर्स और जो भी ये ट्रेडर्स होते हैं इन पे एक विजिलेंस रखा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद इनाम की फुल फॉर्म क्या है, इनाम की फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। मतलब एक पैन इंडिया बेसिस पे एक मार्केट क्रिएट कर दी गई है डिजिटली। मतलब सपोज जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया, तो इसी तरीके से फार्मर्स के लिए एक इनाम क्रिएट कर रहे हैं कि भाई आप आपके लिए एक डिजिटल मार्केट प्लेस कर रहे हैं, बट दिस वुड बी सर्वेड बाय हुम, द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विलेंस के अंडर एक डिजिटल पैन इंडिया बेस पे मार्केट प्रोवाइड कर रहे हैं। आप उसमें देखिए, आप उसमें ट्रेड करिए, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगी। ट्रेडर्स विल बी ऑनलाइन, बायर्स विल बी ऑनलाइन एंड द सेलर्स विल बी ऑनलाइन। द मार्केट इज हेल्पिंग इन बेटर प्राइस डिस्कवरी एंड प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर स्मूथ मार्केटिंग एंड देयर प्रोड्यूस। इसका मतलब क्या हुआ कि यार ये जो मार्केट है ये नई अपॉर्चुनिटीज़ लाएगी फार्मर्स के लिए, उन्हें नई नई अपॉर्चुनिटीज़ से मिलवाएगी कि भाई आगे मेरे को ये भी मिल सकता है, वो भी मिल सकता है, वो सेलर मुझे इतने में दे रहा है। एक पैन इंडिया हो जाएगा, एक तरीके से बोली नहीं कहते, बोली लगना कि भाई मैं इस क्रॉप को इतने में ख़रीदने के लिए रेडी हूँ, मैं इस क्रॉप को इतने में ख़रीदने के लिए रेडी हूँ, मैं इसको इतने में ख़रीदने के लिए रेडी हूँ। तो फार्मर के पास अब क्या होगा, चॉइसेस आ जाएंगी कि भाई मैं किससे कितने में ले सकता हूँ, इट्स नाउ माई चॉइस। उसके बाद भाई हमारा सेकंड आता है। सेकंड क्या है, सेकंड है हमारा भाई फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका एक सेकंड यार मैं पेन ले लूँ। हाँ, तो यार इसका मतलब क्या हुआ कि जो मार्केट की अनसर्टेनिटी है ना, वो फार्मर्स से हटकर किस पे चली जाएगी, जो पावरफुल एजेंसीज हैं, पावरफुल एजेंसीज जो भी इनके क्रॉप्स खरीद रही होंगी ना फार्मर पे, वो उन पे चली जाएगी। बिकॉज क्या होगा, इन पे एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाएगा। ये फार्मर है, ये प्राइवेट कंपनी है कोई, इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो अब क्या हुआ, दे विल बी बाउंड टू परचेज इट फ्रॉम द फार्मर, दे कांट रिवोक इट, रिवोक नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, फार्मर जो है वो एक अपर हैंड में हो गया कि भाई मेरे राइट रिजर्व हो गए, मेरे को अच्छे प्राइस मिल रहे हैं, मेरे को एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका ये फ़ायदा होगा कि कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप क्या होता है, एक लीगल रिलेशनशिप हो जाएगा किस किस के बीच में, फार्मर और एक ये प्राइवेट कंपनी के बीच में, जो ये प्राइवेट एंटिटी होगी। और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, जो ये प्राइवेट एंटिटीज़ होंगी ना, ये न्यू टेक्नोलॉजीज़ लाएंगी, न्यू मेथड्स लाएंगी, जिससे हम लोग एक इफ़ेक्टिव फार्मिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम लोग एक लिमिटेड एरिया के अंडर भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा एसेंशियल कमोडिटीज़ बिल, अमेंडमेंट हुई थी इसकी अभी 2020 में ही। तो एसेंशियल कमोडिटीज़ बिल क्या होता है, एसेंशियल कमोडिटीज़ बिल, इसके अंदर ना एक्ट के अंदर इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं दे रखी कि एसेंशियल कमोडिटी होती क्या है, बट हम लोग टाइम टू टाइम क्या करते हैं, इसके अंदर नई नई एंट्रीज लाते रहते हैं कि हाँ अब ये एसेंशियल हो गया। अब जैसे कि अभी ये पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, तो सैनिटाइजर्स और मास्क अब ये एसेंशियल कमोडिटी बना दी गई है। अब ये इसको इस एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। हम देख रहे थे ना जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तो सैनिटाइजर्स का कितना ज़्यादा रेट था, मास्क का कितना ज़्यादा रेट था। अब वो वापस से नॉर्मल आ गया, क्योंकि अब इसको इस एक्ट के अंदर डाल दिया गया है, जिससे कि गवर्नमेंट ने अब इसके प्राइस तय कर दिए हैं कि भैया आप इससे ज़्यादा इसको नहीं बेच सकते, आपको इसी के अंडर, इस प्राइस लिमिट के अंडर अपने प्रोडक्ट को रखना होगा। तो ये फ़ायदा होता है एसेंशियल कमोडिटीज़ का, जब गवर्नमेंट ना आप लोगों पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा देगी, अगर आप हो, ठीक है, तो आपको इतने का तो ये बेचना होगा। सिमिलरली अगर मैं फार्मर होऊंगा, मेरा कुछ प्रोडक्ट होगा, मतलब मेरी क्रॉप्स होंगी, तो गवर्नमेंट क्या कर देगी कि भैया इतने में तो आपको मिनिमम खरीदना ही होगा, ये मिनिमम प्राइस रखेंगे इस केस में, इसमें हमें मैक्सिमम नहीं देगी। फार्मर के केस में क्या कहेगी कि ये जो मिनिमम प्राइस है ना, सपोज मान लो मैंने वीट बनाई, ठीक है, वो 3 रुपये किलो, 3 रुपये किलो,
ठीक है। तो वीट 3 रुपये किलो, तो अब क्या कहेगी जो गवर्नमेंट है, वो प्राइवेट एंटिटीज़ को कहेगी कि यार 3 रुपये किलो तो आपको मिनिमम अपने कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस रखना होगा, इसके ऊपर आप लोग रख सकते हो, वो आपकी चॉइस है, बट 3 रुपये तो आपको मिनिमम रखना होगा। ठीक है, तो ये था। और इसमें क्या था, एक और नई चीज़ आई थी, दैट द गवर्नमेंट मे रेगुलेट द प्रोडक्शन, सप्लाई, ट्रेड एंड अदर फैक्टर्स ओनली इन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन कौन कौन सी थी? वॉर, फेमीन, नेचुरल कैलेमिटीज़, ठीक है, या फिर भूखमरी हो गई, कोई वॉर हो गया, या कोई और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, जैसे कि क्या कहते हैं, देश में अभी लॉकडाउन चल गया था, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशंस आ गई थी। ठीक है, तो इन सब में क्या होगा कि गवर्नमेंट में रेगुलेट, ये मे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसके बारे में मैं अपने कंक्लूजन में बात करना चाहूँगा कि ये थोड़ा दिक्कत देगा मेरे हिसाब से। तो आओ ये इस वीडियो को भी आगे थोड़ा और डाल। तो भाई सुप्रीम कोर्ट या फिर जो भी हमारी जुडिशल अथॉरिटीज़ है ना, वो भी इस सिचुएशन को लेके काफ़ी कंसर्न है कि क्योंकि फार्मर्स के सुसाइड ना एट द टाइम ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हो रहे हैं। कि अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज़ अगर मैं कहूँ कि 2015 में फार्मर्स सुसाइड रेट था 10%, तो वो काफ़ी ड्रास्टिकली पॉइंट्स में इंक्रीज़ नहीं हो रहे, 17% हुआ 2016 में, उसके बाद 2018 में हुआ 21%, कि फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं। तो इस चीज़ पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट्स दी थी अपनी, जो ये कुछ मैंने जजमेंट्स हैं इन सब को लिख दिया, इसकी साइटेशन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप देख सकते हैं, इन जजमेंट्स को जाकर पढ़ सकते हैं। पहली थी श्रीपति दुबल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, दूसरी थी श्रीमती ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, तीसरी थी निखिल सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था that it is a shame on our judicial system that we are not able to protect Article 21 of the Citizen of India। Article 21 क्या कहता है? हमारा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था दैट आर्टिकल 21 डजंट प्रोवाइड यू राइट टू सुसाइड, मतलब आर्टिकल 21 जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट है, वो हमें सुसाइड ग्रांट नहीं करता। सुसाइड इज़ नॉट अलाउड इन आर्टिकल 21। तो इसलिए ये हमारा काम है कि हम लोगों को आर्टिकल 21 लोगों का प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो उसके बाद एक जजमेंट और आई थी, संजीव भटनागर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें पीआईएल फाइल कर गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट एक थ्री जज बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट की, तो उन्होंने क्या कहा था दैट सेंटर शुड गिव अ रिपोर्ट। सेंटर को एक रिपोर्ट देनी चाहिए दैट वाई सुसाइड इज गोइंग ऑन बाय द फार्मर्स, कि मतलब फार्मर्स का जो ये सुसाइड रेशियो है ये इतना ड्रास्टिकली इंक्रीज़ क्यों कर रहा है, ये क्या रीज़न है कि हर साल फार्मर्स की सुसाइड या फार्मर्स की डेथ में केसेस इंक्रीज ही होते जा रहे हैं, दो वी आर प्रोवाइडिंग ऑल द सर्विसेज टू देम। एक और केस था एस सुदर्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि यार एमएसपी जो है ना, वो एक गोल्डन टूल है फार्मर्स के लिए। एमएसपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एमएसपी का हमें एक रेंज बढ़ाना होगा, इसका स्कोप बढ़ाना होगा। अभी राइट नाउ एमएसपी इज़ फॉर 22 क्रॉप्स। 22 क्रॉप्स के लिए हम लोग एमएसपी प्रोवाइड करते हैं। एमएसपी इज़ राइट नाउ फॉर 22 क्रॉप्स। तो हमें इसका स्कोप बढ़ाना होगा, इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा एमएसपी प्रोवाइड करनी होगी ताकि फार्मर्स जो है उनके राइट्स जो है वो सेफगार्ड रह सकें। तो गाइस यार, जो जस्टिस कहर जी है ना, उन्होंने भी यही बात कही थी कि दैट इट्स हाई टाइम फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, कि इम्प्लीमेंटेशन अब बहुत ज़रूरी है। पेपर पेन वर्क हम बहुत कर चुके हैं, हम लोग बहुत स्कीम्स बना चुके हैं फार्मर्स के लिए। फार्मर का यार एक सिंपल प्रोसेस होता था कि फार्मर एक लोन लेता था, फार्मर ने लोन लिया, ठीक है, उसने अपनी कल्टीवेशन करी, उसकी क्रॉप्स आई, उसने मार्केट में उन क्रॉप्स को सेल करा, बट एट द एंड उसे क्या हुआ? लॉस। ये लॉस क्यों हुआ? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये था सुप्रीम कोर्ट का कि ये लॉस क्यों हो रहा है फार्मर को। जब हम लोगों ने एमएसपी भी प्रोवाइड कर दी थी, सब चीज़ कर दी थी, तो फार्मर्स को लॉस किस बात को हो रहा था? तो इसके लिए एक रिसर्च इंट्रोड्यूस करी थी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, एफसीआई ने। एफसीआई इंट्रोड्यूस्ड अ रिसर्च कि उसमें इन्होंने ये पता लगाया था कि फार्मर्स आर स्टिल यूजिंग द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर।
अब उन्हें एक मॉडर्न टेक्निक की ज़रूरत है, बट एट द एंड वही मॉडर्न टेक्निक के लिए उन्हें ज़्यादा पैसा चाहिए होगा, दे विल बी रिक्वायर्ड लोन। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था गवर्नमेंट को, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को क्या बोला था, गवर्नमेंट को बोला था कि भाई इंस्टेड ऑफ गिविंग देम लोन्स, प्रोवाइड देम स्किल्स एंड प्रोवाइड सोर्स एंड स्किल्स। तो सुप्रीम कोर्ट भी यही कहती है कि यार आप लोन मत दो उन्हें, इंस्टेड ऑफ दैट आप उन्हें सोर्सेज प्रोवाइड करो, आप उन्हें स्किल्स प्रोवाइड करो कि आप अपने लिमिटेड एरिया में मैक्सिमम आउटपुट कैसे ला सकते हो। इस चीज़ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि जो फार्मर्स के सुसाइड हैं ये काफ़ी डिकेड से चलते आ रहे हैं, एंड इट इज़ सरप्राइजिंग दैट नो एक्शन हैज़ बीन टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एड्रेस द कॉज ऑफ द सुसाइड्स। द ओनली थिंग दैट दे डू इज़, जो वो सिर्फ एक काम करते हैं क्या कि उनका लोन माफ़ कर देते हैं। दैट इज़ नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर दिस। द अल्टीमेट सोल्यूशन इज़ टू गो इनसाइड द रूट्स कि भाई प्रॉब्लम जड़ से कहाँ से आ रही है। एंड जब ये FCI ने एक सर्वे किया गया तब ये पता लगा कि भाई लैक ऑफ स्किल, लैक ऑफ रिसोर्सेज वहाँ से ये आ रही है। अब सपोज करो हम लोग यार कहीं पर जाते हैं, हमें पता है वहाँ पे ये चीज़ मिल रही है 10 रुपये की। सपोज़ मैं एक मार्केट में गया, मुझे वहाँ पे ये चीज़ मिल रही है 10 रुपये की, ठीक है, एक रॉ मटेरियल था ये, और एक ये बनी बनाई चीज़ मेरे को मिल रही है 100 रुपये की, ठीक है। अब मैं ये 10 रुपये की चीज़ लेके अपना दिमाग यूज़ करके इसको खुद से 100 रुपये का बना सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही जैसे फार्मर्स जो हैं वो फर्टिलाइज़र्स लेते हैं, पेस्टिसाइड्स लेते हैं, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था दैट प्रोवाइड देम द ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड, कि जो काउडंग होता है या फिर जो वेजिटेबल रेजिड्यूल्स होते हैं या जो पुरानी क्रॉप्स आपकी रह जाती है, इंस्टेड ऑफ बर्निंग देम आप उन्हें डंप करिए, जिससे आपका सॉइल जो है वो और फर्टाइल होगा, और नेक्स्ट जो आपकी नेक्स्ट कल्टीवेशन पीरियड आएगा उसमें आपकी सॉइल क्वालिटी की जो इन्हांसमेंट होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। तो आप लोगों को फार्मिंग की एजुकेशन फार्मर्स को प्रोवाइड करनी होगी। तो इसके लिए भी अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया गया था इस बिल के अंदर भी, विच वॉज क्वाइट डिसहार्टनिंग। तो अब आई गेस सजेशन और कंक्लूजन का ही टाइम आ गया, तो आइए इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं एक अच्छे टर्म्स पे। तो भाई कंक्लूजन एंड सजेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। हर चीज़ को कंक्लूड करना चाहिए कि भाई हमने करा क्या एट द एंड। तो मेरा क्या पर्सपेक्टिव होगा कि यार ये एक जो लॉ बना है, लॉ ही कहेंगे, एक्ट तो नहीं अब ये, तो जो ये लॉ बना है, येस इट इज़ वेरी गुड। ये हम लोगों के फार्मर्स के लिए काफ़ी अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों को एक ओपन वर्ल्ड में जाने को मिल रहा है। फार्मर्स आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड विद इन द बाउंड्रीज, उन लोगों के लिए अब एक पूरा वर्ल्ड बचा हुआ है। बट द ओनली इशू इज़ दैट रेगुलेटरी बॉडी क्या होगी जो इसको रेगुलेट करेगी? कौन रेगुलेटरी बॉडी होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमने पढ़ा था थर्ड ऑर्डिनेंस में, उन्होंने लिख दिया था कि वो मे वाला वर्ड, मैंने आपको बताया था ना कि ये मे वर्ड काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देगा। आपको नहीं पता तो आप थर्ड ऑर्डिनेंस पे वापस जाके आप देख सकते हैं दैट गवर्नमेंट में इंटरफेयर, मतलब गवर्नमेंट इंटरफेयर करे ना करे ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है। आप गवर्नमेंट को बाउंड नहीं कर सकते कि आपको इंटरफेयर करना पड़ेगा। जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसकी टर्म्स एंड कंडीशन कौन डिफाइन करेगा? यार हम सबको पता है जो फार्मर्स है वो काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सन होते हैं, वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन ऑन दिस प्लानट। स्टिल वो कॉन्ट्रैक्ट्स के टर्म्स एंड कंडीशन में कैसे रह जाएंगे यार? हम जैसे जो नॉर्मल इंसान होते हैं, जो काफ़ी पढ़े लिखे भी होते हैं, जैसे हम लोग कभी कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, कोई भी पॉलिसी लेते हैं, हम लोग टर्म्स एंड कंडीशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। यार वो तो फिर भी किसान है, वो टर्म्स एंड कंडीशंस के कहीं इस झांसे में फंस के ना रह जाए। गवर्नमेंट ने ये मेंशन नहीं कर रखा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये कितने पीरियड के लिए होगा। एक वेग एक्ट आ गई है बस हमारे पास कि भाई एक कॉन्ट्रैक्ट में होगा, ठीक है, और आपको बैरियर हटा देंगे, आप कहीं भी जाके ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि जब इंडिया को वर्ल्ड के लिए स्टॉक के लिए इंट्रोड्यूस करा था ना, तो हमारी सेबी इंट्रोड्यूस करी गई थी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इनका काम क्या होता है? ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, सिर्फ ये इसको रेगुलेट करेगी कि क्या कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस तो नहीं चल रही, क्या कहीं पे कोई मोनोपोली तो नहीं बन रही।
तो उसके अगेंस्ट अगर कुछ होगा ना तो ये एक इन्वेस्टिगेशन करेगी और उसकी रिपोर्ट ये सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी। अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट है ना तो इसको रिपोर्ट कौन देगी, सेबी, कि देखो भाई यहाँ मोनोपोली क्रिएट होने लग गई है, यहाँ पे एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स बनने लग गए हैं, जिससे क्या होगा, जो छोटे तबके के लोग होंगे ना उनको दिक्कत होगी। मान लो एक तो राजा बन गया बहुत बड़ा, पर जो ये छोटे छोटे लोग होंगे ना इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि ये अपनी सर्विसेज के कॉस्ट इतनी कम कर देगा कि आगे जाके इनको दिक्कत होगी। सपोज़ क्या हुआ, मान लो मैं एक फार्मर हूँ, मेरे को एक अपनी क्रॉप के मिल रहे हैं 3 रुपये, ठीक है, तो मैंने कहा ये एमएसपी है सपोज़, ठीक है। अब एक कोई प्राइवेट कंपनी आके मेरे को कहती है कि मैं आपकी ये क्रॉप 5 रुपये में ख़रीदूँगा, मैं ठीक है। कहते हैं मैं अगले साल ये 7 रुपये में ख़रीदूँगा, मैं ठीक है जी। तो इसने क्या करा, फार्मर्स तो छोटे तबके के थे, ये काफ़ी बड़ा प्राइवेट कंपनी थी, प्राइवेट एंटिटी थी, तो इसने क्या करा कि भाई ज़्यादा, मान लो मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स को अपने कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे अपने साथ ले आया अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या हुआ, अब इसकी एक मोनोपोली बन गई। सपोज़ अगर फ्यूचर में इंडिया में कहीं पे शॉर्टेज आ जाती है क्रॉप्स की, ठीक है, या स्कैरसिटी हो जाती है, तो अब क्या होगा, अब ये बंदा राजा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास मेजॉरिटी है क्रॉप्स की, गवर्नमेंट के पास नहीं है। गवर्नमेंट के पास तो एक लिमिटेड स्टॉक होगा। अब ये प्राइस डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा कि ये क्या कहेगा, अब मैं प्राइस बताऊंगा कि प्राइस क्या होगा। दैट शुड नॉट हैपन। तो एट द एंड मैं इस वीडियो को इसी से ही कंक्लूड करना चाहूँगा कि येस, दिस विल बी अ वेरी गुड स्टेप फॉर द फार्मर्स, बट देयर मस्ट बी अ रेगुलेटरी बॉडीज दैट हु विल कीप अ रेगुलेटिंग चेक कि भाई कोई एंटी कॉम्पिटिटिव चीज़ तो नहीं हो रही, या फिर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बन रहा जिससे फार्मर्स को एक्सप्लॉइट हो जाए। क्योंकि यार देखो, फार्मर बहुत मेहनत करता है, उसके पास ये कुछ नहीं है कि यार अगर कॉन्ट्रैक्ट इन्फ्रिंज हो गया तो वो कोर्ट में जाए या कुछ करे, उसके पास इस चीज़ का बिल्कुल टाइम नहीं होगा यार। तो इस चीज़ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रेगुलेटरी बॉडी बनानी चाहिए। बस रेगुलेटरी बॉडी का ही सारा खेल है, और एक गवर्नमेंट को एक चेक रखना चाहिए। हर चीज़ ना प्राइवेट एंटिटीज़ को सौंपने से अच्छा है गवर्नमेंट के हाथ में रहे। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट से कुछ मांगते हो ना, देन दे हैव टू आंसर इट। बट अगर आप कोई प्राइवेट कंपनी से कुछ मांगते हो ना, दे विल आंसर यू जस्ट इन द कोर्ट, और वो एक बहुत फॉर्मल प्रोसीडिंग चलेगी। अगर मैं गवर्नमेंट से कुछ मांग रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट से अपना राइट क्लेम कर रहा हूँ, तो मैं PIL या कोर्ट किसी के भी थ्रू आ सकता हूँ। बट अगर मैं किसी प्राइवेट एंटिटी से अपना कोई राइट क्लेम करना चाहता हूँ ना, तो मेरे पास एक कोर्ट ही है। और कोर्ट में भी क्या होगा, जो प्राइवेट एंटिटी है वो क्या कहेगी कि देखो जी टर्म्स एंड कंडीशंस थे, ये था वो था, उसके अंदर वो मेरे को फंसा देगी। तो इसलिए क्या ये एक्ट अच्छी है? हाँ, ये एक्ट बहुत अच्छी है। जैसे एक टाइम पे न्यूक्लियर डील हमारी इंडिया के लिए बहुत अच्छी थी ना, तो ऐसे ही ये भी अच्छी है लॉन्ग रन में। येस, इट विल बी वेरी पॉजिटिव। तो एट द एंड ये पॉजिटिव होगी फार्मर्स के लिए, बट इसका एक लॉन्ग रन इम्पैक्ट होगा, इसे शॉर्ट रन में नहीं देखना। जैसे रघुराम राजन जी ने GST के लिए भी यही कहा था कि शॉर्ट टर्म में शायद GST हम लोगों के लिए इशू क्रिएट कर सकता है, बट लॉन्ग टर्म में इसका काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट होने वाला है। सिमिलरली इन एक्ट्स का जो फार्मर एक्ट है ये पॉजिटिव होगी। सो गाइज दैट वॉज विद द वीडियो। तो कंक्लूजन क्या निकला, जो मेरा निकला कि हमें क्या चाहिए, हमें एक रेगुलेटरी बॉडी चाहिए। एक रेगुलेटरी बॉडी जो होगी ना, वो चेक कर सकेगी। हमें क्या चाहिए, प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी क्लियर। ठीक है, और एट द एंड जो मैं कंक्लूजन कहना चाहूँगा, द फार्मर्स बिल 2020, yes, it's a positive bill, and all the best, and all the best. This will help in increasing the standards, living standards of the farmers. So thank you for watching this video guys. Please like, comment, share, subscribe, और also comment your opinion on this farmer bill, या फिर अगर आप
कोई और सजेशन मेरे को देना चाहते हैं कि यार अपनी वीडियो में आप ये सुधारो, ये यार मैं चैनल पहली बार यूट्यूब पे आया हूँ, तो भाई मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है, मैं अभी धीरे 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 कोशिश कर रहा हूँ कंटेंट ढूंढने की। बट एक चीज़ मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि यार मैं आपको कंटेंट काफ़ी अच्छा दूंगा। आई विल प्रोवाइड यू द रॉ नॉलेज कि देखो ये लॉ था, ये एक्ट है, ये कहता है। मैं आपको वो न्यूज़ चैनल्स की जो डिबेट होती है वो मैं आपको नहीं बता सकता। मैं सिर्फ एक वो जो बिल आया था, मैंने वो बिल पढ़ा, मैंने उसको थोड़ा सा कंसोलिडेट करा, मैंने इस वीडियो में इंट्रोड्यूस करा। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ भाई। तो मैं कोशिश करता रहूँगा कि ऐसे नए नए कंटेंट्स या नई नई वीडियोज़ मैं अपलोड और करता रहूँ। बाकी जो लॉ सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो मैं इस चैनल पे डालता रहूँगा यार। सो गाइस प्लीज़ स्टे ट्यून। और अगर आपको कोई भी रिकमेंडेशन मेरे को देनी हो या फिर आप चाहते हो कि मैं कुछ चेंजेस करूं अपने वीडियोस के अंदर, तो आप प्लीज़ मेरे को बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।